नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के न्यू सिलेबस के यूनिट 1 के लास्ट टॉपिक स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उस समय का भारत कैसा था और कैसे हम वर्तमान भारत तक आए, जब अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये यहाँ तक भारत कैसे आया, इस पूरी कहानी को हमें पढ़ना है। जैसे भारत का एकीकरण हुआ, जो बटा हुआ था अलग अलग रियासतों में, और फिर इसका पुनर्गठन कैसे हुआ। जब हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, तब दो प्रकार का भारत था हमारे पास। एक तो ब्रिटिश भारत था, जिसपे ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्ट कब्जा कर लिया था, पूरा की पूरा शासन उन्हीं के पास था। और दूसरी देसी रियासतें थी, जिसमें राजा था, मध्यस्थ की तरह राजा शासन करता था, और मेन शासन ब्रिटिशर्स का था। ब्रिटिश भारत में कुल 9 प्रांत थे, जबकि देसी रियासतों की संख्या 600 थी। कुल 600 रियासतें थी, और इनको भारत में विलय करने का कार्य दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इन्हें बहुत ही अच्छा काम किया और 552 रियासतों को भारत में मिला लिया था। 48 रियासतें पाकिस्तान में चली गई। ये जो रियासतें थी ये स्वतंत्र थी, या तो ये भारत में रहे पाकिस्तान में जाए, या फिर स्वतंत्र रहे। इनके पास 3 ऑप्शन थे। ये भारत में मिलना चाहती हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं, या फिर स्वतंत्र रहना चाहती हैं। 552 रियासतों में से 3 रियासतों जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के विलय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि 549 रियासतें भारत में सीधे ही मिल गई थी। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया, क्योंकि यहाँ का जो शासक था वो चाह रहा था कि पाकिस्तान से विलय हो, जबकि जनता भारत में विलय के पक्ष में थी। इसलिए जनमत संग्रह के आधार पर इसे भारत का हिस्सा बना लिया गया है जूनागढ़ को। हैदराबाद का निजाम चाहता था कि वो स्वतंत्र रहे, तो इसे भी सैनिक कार्यवाही के बल पे भारत में मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के जो शासक थे, उन्होंने पाकिस्तान कबायलियों के आक्रमण के कारण विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और अपनी रियासत को भारत में मिलाया। यहाँ पे आक्रमण हो गया था जम्मू कश्मीर पे, जिसके कारण जो शासक थे उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत में आकर मिल गए। देसी रियासतों का भारत में विलय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का दूरदर्शिता और साहसपूर्ण कूटनीतिक प्रयासों के कारण संभव हो पाया। उन्होंने सभी गुण अपनाए थे, दूरदर्शिता, साहसपूर्ण और कूटनीतिक। जहाँ पे कूटनीति चली वहां पे कूटनीति, और जहाँ पे साहसपूर्ण कार्य करना था वहां सैनिक कार्यवाही की। इस प्रकार से कार्य किए। रियासतों के विलय के बाद उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। जो रियासतें थी 552 जो मिली थी भारत में, इनकी 4 श्रेणियां थी। ए ब्रिटिश भारत, जिसमें गवर्नर का शासन था, ऐसी 216 रियासतें थी। बी 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, ऐसे टोटल 9 राज्य थे जिनमें शाही शासन था और विधानमंडल भी थी, और रियासतें कुल 275 थी। ब्रिटिश भारत, जिसमें मुख्य आयुक्त का शासन था, ऐसी 61 रियासतें थी। और डी श्रेणी में बस एक अंडमान निकोबार को रखा गया था। अब हम कुछ प्रमुख रियासतों की बात कर लेते हैं जिनका विलय रोचक रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग था। जैसे कि त्रावणकोर, ये दक्षिण में था। नीचे यहाँ पर दक्षिण तटीय राज्य त्रावणकोर उन प्रथम रियासतों में से एक था जिसने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। यह पहली रियासत थी जिसने इनकार किया था विलय करने से।
यहाँ के दीवान थे सर सीपी अय्यर। इन्होंने यूके के सरकार के साथ गुप्त संधि कर ली थी। यूके की सरकार स्वतंत्र त्रावणकोर के पक्ष में थी। जो हमारा त्रावणकोर रियासत थी, यहाँ पे एक खनिज मिलता था मोनोजाइट नाम का, जो कि नाभिकीय हथियारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए इन्होंने क्या किया था, त्रावणकोर के जो दीवान थे, यूके की सरकार से इन्होंने गुप्त संधि कर ली थी। और वो भी करना चाहते थे संधि, क्योंकि वो जानते थे कि नाभिकीय हथियारों की दौड़ में बढ़त मिल जाएगी इससे हमको। पर तभी केरल की जो समाजवादी पार्टी के एक सदस्य थे, उन्होंने त्रावणकोर के दीवान पर हत्या करने का असफल प्रयास किया। सर सीपी अय्यर की हत्या करने का प्रयास किया केरल की पार्टी के सदस्य ने, जिसके बाद उन्होंने भारत से जुड़ने का फैसला लिया और 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भारत में शामिल हो गया। तारीख याद रखेंगे दोस्तों, 30 जुलाई 1947। फिर हम दूसरी रियासत की बात करते हैं, जोधपुर। ये एक राजपूत रियासत थी। पूरी तरीके से राजा भी हिंदू था, जनसंख्या भी हिंदू थी। पर जो राजा था, उसका झुकाव पाकिस्तान की ओर था, क्योंकि उसकी सीमा पाकिस्तान से लगी थी। ऊपर की साइड था, हमारे इधर था। जोधपुर रियासत सीमा मिली किससे मिली हुई थी, पाकिस्तान से। इसलिए वो पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी तरीके से सौदेबाजी कर सकता था। और जिन्ना ने महाराज का नाम क्या था, धनवंत सिंह, अपनी सभी मांगों को सूचीबद्ध करने के लिए एक हस्ताक्षरित खाली पेपर दे दिया था। जिन्ना जो पाकिस्तान के शासक थे, इन्होंने एक खाली पत्र दे दिया था नीचे हस्ताक्षर करके कि अपनी सभी मांगों को आप इस पर लिख लेंगे। सैन्य एवं कृषकों की सहायता से हथियारों के निर्माण और आयात के लिए कराची बंदरगाह तक मुफ्त पहुंच का प्रस्ताव भी रख दिया था जिन्ना ने। इसके बाद जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने राजा धनवंत सिंह से संपर्क किया और इन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम भी आपको पर्याप्त लाभ देंगे। ये कूटनीति, जोधपुर को काठियावाड़ से रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगा और अकाल के दौरान अनाज की आपूर्ति भी सुनिश्चित करेंगे, जिसके चलते 11 अगस्त 1947 को महाराजा धनवंत सिंह भारत से विलय कर लेते हैं और विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर देते हैं। इस प्रकार जोधपुर रियासत भी भारतीय अधिराज्य में एकीकृत हो जाती है। फिर हम अगली रियासत की बात करते हैं, भोपाल। भोपाल रियासत ने संप्रभु व स्वतंत्र रहने की घोषणा की। भोपाल का शासक भी चाहता था कि वो स्वतंत्र रहे। शासक था यहाँ का नवाब हमीदुल्ला खान और जनसंख्या हिंदू थी। हिंदू जनसंख्या पर शासन कर रहे थे नवाब हमीदुल्ला खान। मुस्लिम लीग का करीबी मित्र व कांग्रेस का घोर विरोधी था। हमीदुल्ला खान ने माउंटबेटन को लिखा कि वह एक स्वतंत्र रियासत चाहता है। माउंटबेटन ने हमीदुल्ला खान को उत्तर देते हुए लिखा कि कोई भी शासक अपने नजदीकी अधिराज्य से भाग नहीं सकता है। ये स्वतंत्र रहना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने माउंटबेटन से संपर्क किया कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पर उन्होंने क्या कहा कि अगर हम छोटी सी जगह है और बड़े के पास में रह रहे हैं, नजदीकी अधिराज्य से हम भाग नहीं सकते, हमको मिलना पड़ेगा उससे। जुलाई 1947 में जब अधिकांश राजाओं ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया, तो अंततः भोपाल के नवाब ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ये भी मिल गए जुलाई 1947 में। फिर हम अगली रियासत की बात करें, हैदराबाद। सबसे बड़ी, समृद्धशाली व धनी रियासत थी। दक्कन के पठार का अधिकांश क्षेत्र इसमें आता था। शक्तिशाली थी क्योंकि दक्कन का क्षेत्र था इसमें। समृद्धशाली थी, धनी थी। जनसंख्या हिंदू थी पर शासक मुस्लिम था, निजाम मीर उस्मान अली। इसने स्वतंत्र राज्य की मांग की और भारत में शामिल होने से मना कर दिया। इस हेतु जिन्ना से मदद मांगी और यूरोप से हथियारों के आयात को जारी रखा। यूरोप से हथियार मंगवाते रहे निजाम मीर उस्मान अली और जिन्ना से मदद मांगी। पर 13 सितंबर 1948 को सरदार पटेल जी ने
ऑपरेशन पोलो चलाया और सैनिक कार्रवाई से इसको अपने भारत में मिला लिया, हैदराबाद को। निजाम के आत्मसमर्पण पर उसे हैदराबाद राज्य का गवर्नर बना दिया गया। फिर निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया सैनिक कार्रवाई के चलते, तो उन्हें गवर्नर बना दिया गया। फिर हम अगली रियासत की बात करें, जूनागढ़। ये गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, राजा मुस्लिम था। 15 सितंबर 1947 को नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। तर्क दिया कि जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा है। उनका भी यही तर्क था कि हम समुद्र से जुड़े हैं पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं। दो राज्यों के शासक मंगरोल व बावरियावाड़ जो जूनागढ़ के अधीन थे ने प्रतिक्रिया स्वरूप जूनागढ़ से स्वतंत्रता एवं भारत में शामिल होने की घोषणा की। इनके अंतर्गत जो आ रहे थे, जूनागढ़ के अंतर्गत मंगरोल और बावरियावाड़ ये चाह रहे थे भारत में मिलना। नवाब ने सैन्य बल का प्रयोग कर दोनों पर कब्जा कर लिया। भारत सरकार का मानना था कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी गई तो सांप्रदायिक दंगे भयावह रूप धारण कर लेंगे, क्योंकि अंदर के जो राज्य थे वो भारत में मिलना चाह रहे थे और ये जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी, तो सांप्रदायिक दंगे हो सकते थे। इसलिए भारत सरकार ने जनमत संग्रह से विलय करना चाहा, क्योंकि जनता मिलना चाह रही थी भारत में, इसलिए जनमत संग्रह किया और भारत में मिला लिया। भारत सरकार ने ईंधन व कोयले की आपूर्ति को रोक दिया, क्योंकि जो जूनागढ़ के मुख्य थे वो जुड़ना नहीं चाह रहे थे। तो भारत सरकार ने यहाँ भी कूटनीति की। सरदार पटेल जी ने ईंधन और कोयले की आपूर्ति को रोक दिया। 7 नवंबर 1948 को जूनागढ़ की अदालत ने भारत सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए आमंत्रित किया, जिससे अदालत ने आदेश से आमंत्रित कर लिया भारत सरकार को प्रशासन लेने के लिए। जूनागढ़ के दीवान सर शाह नवाज भुट्टो ने भारत सरकार को आमंत्रित किया था। सर, ये नाम याद रखेंगे, सर शाह नवाज भुट्टो। फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया और सर्वसम्मति से भारत में विलय हो गया जूनागढ़ का। फिर हम अगली रियासत पे आ जाते हैं, कश्मीर। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी, राजा हिंदू थे, हरि सिंह गौड़। राजा हरि सिंह गौड़ पाकिस्तान में या भारत में शामिल होने के निर्णय पर ये मौन रहे कि हमें पाकिस्तान में शामिल होना है कि भारत में। इसी दौरान ये स्वतंत्र रहना चाह रहे थे, ना तो पाकिस्तान में शामिल हो रहे थे, ना भारत में हो रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तानी सैनिक व हथियारों से लैस आदिवासियों ने यहाँ पे घुसपैठ कर हमला कर दिया। पाकिस्तान के सैनिक और आदिवासियों ने। राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को सहायता के लिए दिल्ली भेजा, तो इन्होंने भारत से सहायता मांगी। हरि सिंह गौड़ ने 26 अक्टूबर 1947 राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत ने सहायता देने के लिए कहा कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, हम आपको सहायता देते हैं। इसके चलते 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर हो गए हरि सिंह गौड़ के। प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बने। 1951 राज्य संविधान सभा निर्वाचित हुई। यहाँ की 31 अक्टूबर 1951 को पहली बैठक हुई। 1952 में दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान किया है। 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर के संविधान ने भारत संघ के साथ विलय का अनुमोदन किया। जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 3 के अनुसार भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। जो यहाँ का संविधान है उसकी धारा 3 में लिखा हुआ है कि यह भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। धारा 370 जो हमारे संविधान की है भारत की, इसके तहत 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। 5 अगस्त 19 को धारा 370 के तहत अभिन्न अंग हो गया है जम्मू कश्मीर भारत का। ये रियासतें का विलय कि किस प्रकार से रियासतें जो 552 थी
वो भारत में आकर किस प्रकार से मिली और कैसे सरदार पटेल जी ने इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई, सभी गुण बताए, दूरदर्शिता, कूटनीति, सैनिक कार्यवाही, साहसपूर्ण। इसके बाद हम बात करते हैं कि राज्यों का गठन कैसे हुआ। रियासतें तो भारत में मिल गई थी, पर सिर्फ रियासतें नहीं, आज के समय पर अब राज्य बन चुके हैं। तो ये किस प्रकार से बनाए गए, इसके बारे में बात करते हैं। राज्यों के गठन के लिए समिति बनाई गई, जिसका नाम एसके धर समिति था। एक समिति बनी सबसे पहले कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए, क्योंकि इतने बड़े भाग पे शासन करना मुश्किल था, एक सत्ता का, एक शासक का, इसलिए इसको छोटे छोटे भागों में राज्यों में बांटना था। इसके लिए समिति बनाई गई एसके धर। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रशासन के आधार पर राज्यों के गठन हेतु बताया। इन्होंने रिपोर्ट क्या दी कि प्रशासन में जिससे सुविधा हो उस आधार पर राज्यों का गठन होगा। परंतु दक्षिण भारत के तेलुगु समूह के लोग भाषा के आधार पर राज्य चाहते थे। जो हमारा दक्षिण का क्षेत्र था, यहाँ पे तेलुगु समूह के लोग थे और सबसे पहले ये इन्होंने चाहा कि भाषा के आधार पर हमारा राज्य बन जाए। हम जैसे एक एक भाषा बोलते हैं एक ही जैसे, तो हमारा एक राज्य हो, जिससे हम आसानी से कन्वर्सेशन कर लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर अलग अलग भाषा के रहते हैं, कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। इसलिए इन्होंने क्या चाह रहे थे दक्षिण भारत के लोग, कि भाषा के आधार पर राज्य बने। और जो समिति ने रिपोर्ट दी थी, क्या दी थी, प्रशासन के आधार पर। विरोध हो रहा था, इसके लिए यहाँ विद्रोह होने लगा, जिसकी नेता कौन थे, श्री रामल्लू। रामल्लू के इनके नेतृत्व में दक्षिण भारत की जनता आंदोलन करने लगी कि भाई हमको तो भाषा के आधार पर ही चाहिए हमारा राज्य, हम एक जैसे भाषा बोलने वाले एक साथ रहेंगे। ये आंदोलन उग्र होते गया, तीव्र होते गया। इसलिए फिर भारत सरकार ने क्या किया, एक समिति और बना दी कि एक समिति से और रिपोर्ट मांग लेते हैं कि किस प्रकार से बनाए जाए राज्य। जेवीपी समिति बनाई गई सन 1948 में। याद रखेंगे दोस्तों, 1948 में जेवीपी। इसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और तीसरे पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में क्या बताया कि प्रशासन के आधार पर बनाए जाएंगे राज्य, तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इनकी रिपोर्ट देख के जो आंदोलन कर रहे थे तेलुगु भाषा के लोग, वो और ज्यादा तीव्र हो गए कि ये भी हमारी मांग नहीं मान रहे हैं। और जो नेता थे मुख्य रामल्लू, जो कि आंदोलन के नेतृत्व करता थे, वो अनशन पे जाकर बैठ गए। और 56 दिनों के अनशन के बाद, कुल 56 दिनों तक अनशन पे बैठे रहे, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी जैसे ही मृत्यु होती है तो आंदोलन और भी तीव्र हो जाता है। अब सरकार को इनकी मांग मांगना पड़ती है, मांग मानना पड़ती है। जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना लिया। इन्होंने मनवा लिया अपना पहला राज्य आंध्र प्रदेश, जिसमें तेलुगु भाषी के लोग थे। अब एक राज्य बनने के बाद दूसरी भाषा के लोग भी यही चाहने लगे कि हमारा भी अलग अलग राज्य हो, जैसे वो भाषा के आधार पर बना है हमारा भी बने। दूसरी भाषा के लोग भी अपने अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। 29 दिसंबर 1953 को फजल, इसी के चलते 29 दिसंबर 1953 को इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, फजल अली आयोग बनाया गया, जिसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इनने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की सन 1955 में। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, इसने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कितने राज्य बनाए थे, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित बनाने की सिफारिश की थी। पर जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसने 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित। शुरुआत में कितने बने दोस्तों, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। पर अभी हम बात करें तो कितने हैं टोटल, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि ये 14 और 6 से 28 और 8 कैसे बने, और इनका क्रम देखेंगे
कि किस क्रम पर कौन सा राज्य बना था दोस्तों। तो बाकी का हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।